नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं हमारी पॉलिटी की वीडियो लेक्चर सीरीज और उसमें ये हमारा 6 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, ऐसे 4 टॉपिक को कवर किया है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वापस थोड़ा एक बार स्टोरी पे आते हैं। हम क्या देख रहे थे, हम ये जो पहला यूनिट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसमें ये देख रहे थे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था और उसकी सारी प्रोसेस। अब तक हमने ये देख लिया है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, उसके साइलेंट फीचर्स क्या है, उसका जो प्रियम्बल लिखा गया था वो क्या है। अब सबसे पहले जो हम अब आज से आर्टिकल शुरू करने वाले। आपने सुना होगा ना आर्टिकल 1, 2, 3, 4, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने आर्टिकल्स हैं। तो आज का लेक्चर है ना उसमें आर्टिकल शुरू करने वाले हम कि पहला जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हुआ था, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था मतलब वहाँ पे डिस्कशन होता था, डिबेट होता था, उसके अकॉर्डिंग वो आर्टिकल्स लिखते थे और कॉन्स्टिट्यूशन वैसे आर्टिकल्स के हिसाब से बना था। तो जो सबसे पहला आर्टिकल्स था वो इंडिया के टेरिटरी के बारे में था, वही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 5 है जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इसमें हमें क्या देखना है, देखो इसमें हमें मोटे मोटे तौर पे 3 चीज़ें देखनी कि यूनियन और इसकी टेरिटरी। हमारा जो इंडिया है उसका जो यूनियन है मतलब पूरा इंडिया, वो क्या है, उसकी टेरिटरी कौन सी। उसके अंदर आते हैं 4 आर्टिकल। पहले जो 4 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो इस चैप्टर के तहत आते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जब आज़ादी मिली थी हमें, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कितने स्टेट्स थे और उसके बाद काफ़ी स्टेट बनाए गए थे। जैसे अभी आपको पता होगा तेलंगाना नया स्टेट बना है, वैसे झारखंड, ऐसे काफ़ी स्टेट है जो पहले नहीं थे, वो बाद में बने गए थे हमें आज़ादी मिलने के बाद। तो वो सारे जो स्टेट्स हैं वो हमें देखने कब, कौन सा और कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था। और 3 नंबर पे हमें देखनी कमिटीज़ और कमीशंस, मतलब जो यूनियन एंड टेरिटरी उससे स्टेट से रिलेटेड कौन सी कमीशन और कमेटी बनी थी, वो भी हम एक बार देखेंगे। ये देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे दिखा है स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी क्या होता है और स्टेट्स क्या होता है। स्टेट मतलब जिसके पास फुल पावर है और यूनियन टेरिटरी मतलब क्या, ऐसा एरिया जो पूरा स्टेट नहीं है बट वहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ऐसे हमारे पास पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, जिसमें 2 जो है दिल्ली और पौंडीचेरी, वो जो यहाँ पे देखो यहाँ 7 लिखी हुई, इसमें से जो 2 है दिल्ली और पौंडीचेरी, यहाँ पे ना विधानसभा है, मतलब यहाँ पे इलेक्शन होता है, यहाँ पे एमएलए चुन के जाते हैं और एक चीफ मिनिस्टर भी होता है। वहाँ पे विधानसभा है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कानून भी बनाता है। जैसे आपने सुना होगा, ये नाम सुना होगा केजरीवाल, वो दिल्ली का, वो जो आदमी केजरीवाल वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है वो। तो ये 2 जो यूनियन टेरिटरी थी वहाँ पे लेजिस्लेचर असेंबली है और वहाँ पे इलेक्शन होता है और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है। और बाकी काफ़ी पावर ऐसे है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे दिल्ली में पुलिस जो है, पुलिस, लैंड, ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास है, होम मिनिस्ट्री के पास, वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं। तो यूनियन टेरिटरी जो होती है उनके पास फुल पावर नहीं होती। और बाकी जो यूनियन टेरिटरी नहीं, चंडीगढ़, अंडमान वगैरह, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है और वही सारा काम करवाता है उसमें। अब पहले कितनी थी, 7 थी, अब 9 हो गई। 9 कैसे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था वो निकाल दिया है स्टेट का भी और उसको 2 यूटी में कन्वर्ट किया है। तो वो क्या मैटर है वो हम सारा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो लेक्चर है ना, इसमें हमें ये 4 आर्टिकल्स देखने हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। इस आर्टिकल में हम क्या देखने वाले, मैं आपको ऊपर बताता हूँ। देखो, हमारे इस आर्टिकल में हम ये देखने वाले कि हमारे देश में स्टेट कैसे बनता है। अगर कोई बना हुआ स्टेट है उसको अगर कम ज़्यादा करवाना है, मतलब उसकी साइज़ कम करवानी या ज़्यादा करवानी, वो किसी के जाती है। अगर हम कल किसी देश को जीत लेते और उसको हमारे देश में एज अ स्टेट ज्वाइन करवाना है, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है। कल अगर हमें ऐसे लगा कि हमारे किसी स्टेट की बाउंड्री अल्टर करवानी, वो कैसे करेंगे। किसी स्टेट का अगर नाम चेंज करवाना है तो वो कैसे किया जाता है। काफ़ी स्टेट जो थे, जैसे कर्नाटका, इसका नाम पहले मशहूर था तो बाद में कर्नाटका किया गया है, ये कैसे किया जाता है। जैसे अभी आपको पता होगा कश्मीर जो है 370 आर्टिकल 370 को हटा गया और वहाँ पे जो कश्मीर में आपने सुना होगा, ऐसा बोला गया कि होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कि आज से ये जो कश्मीर स्टेट है, ये जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, ये 2 यूटी बन गया यूनियन टेरिटरी। तो फिर वो कैसे किया गया पार्लियामेंट में, उसके लिए कुछ बिल, मतलब पार्लियामेंट में बिल रखा गया होगा ना, तो किस आर्टिकल से उसको पावर मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले, समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है आर्टिकल 368 में, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो सिंपल मेजोरिटी से होती है जिसको आर्टिकल 368 को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही वो चेंज होती है सिंपल मेजोरिटी से। तो वो सारा चीज़ें ना आप पूरा वीडियो अंत तक देखें, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कितने 4 आर्टिकल हमें देखने हैं, इसको एक एक को देखना है बहुत डिटेल में।
समझ गए आप। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ देखी थी, याद होगा आपको, हमने ये स्लाइड पढ़ी थी जिसमें यह लिखा गया था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज के डेट में उसमें ना 448 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट में डिवाइड किए गए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, सिटीजनशिप है, या आज का जो टॉपिक है यूनियन एंड टेरिटरी, ये सारे टॉपिक्स है ना, ऐसे टॉपिक्स इसको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसके अंदर है ऐसे कितने 448 आर्टिकल्स, और इसको ना 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है, 12 शेड्यूल। तो 25 पार्ट्स में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 12 शेड्यूल में और 25 पार्ट में डिवाइड किया है इस आर्टिकल्स को, और वैसे बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और आज की डेट में अब तक मतलब 2020 शुरू होने तक 103 अमेंडमेंट हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब 130 बार इसको चेंज किया गया है। चेंज मतलब कुछ नई चीज़ें डाली गई या जो पहली चीज़ है उसको चेंज करवाया गया है 103 बार। तो ये हमने ऑलरेडी देखा था। अब वापस यहाँ पे आते तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल, तो हमारा जो ये टॉपिक है आज का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये पहले पार्ट में डाला गया है, पहला पार्ट और पहला शेड्यूल। इसको इस पहले पार्ट और पहले शेड्यूल में ये 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 to 4, और जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इस चैप्टर में। अब इसको हमें पूरा देखना है। अब जब हमें आज़ादी मिली थी ना उस टाइम पे ना हमारे देश में सिर्फ कितना 14 स्टेट से और 6 यूटी थी। मतलब आज़ादी मिलने के बाद 5-6 साल बाद, जैसे कब 10 साल बाद ऑलमोस्ट 1956 में हमारे देश में 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अब आज के डेट में कितने, लगभग 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी। तो इतने कैसे बढ़े? इसको बढ़ाया मतलब इसको कुछ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग करके बढ़ाया गया होगा ना। जैसे किसी स्टेट को डिवाइड किया तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी कि आज से बोला कि महाराष्ट्र के जैसे विदर्भ एक स्टेट बनेगा और महाराष्ट्र अलग स्टेट बनेगा, ऐसे थोड़ी होगा। उसको पार्लियामेंट में बाकायदा एक बिल लाना पड़ता होगा, तो वो बिल ऐसे बताया जाता होगा कि देखो इस आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल 2 में पावर दी गई है कि आप किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर, आर्टिकल 3 में पावर दी गई है किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है। तो वहाँ पे बिल रखा जाएगा, तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको वोट करेंगे और मेजोरिटी उससे वो बिल पास होगा। तो ये जो सारी पावर है ना हमारे देश के जो लैंड है यूनियन एंड टेरिटरी, मतलब स्टेट यूनियन टेरिटरी और पूरा यूनियन हमारा देश, उसको छेड़खानी करने के लिए उसको एक तो नाम चेंज करना है या उसको 2 स्टेट में बांटना है या कोई नई टेरिटरी हम लेते हैं उसको ऐड करना है, ये सारी पावर इस 4 आर्टिकल्स में। समझ गए भाई आप हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? हम आज के लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा देश का जो स्टेट है उसकी बॉर्डर हमें अगर चेंज करनी हो, उसका नाम चेंज करना हो, कल अगर हम जैसे नेपाल को हम लूट लेते हैं तो उसको अगर हमारे देश में ऐड करना हो, अलग स्टेट बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें ना ये 4 आर्टिकल में लिखी हुई, इस 4 आर्टिकल के हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। तो अभी चलो आगे चलते देखते हैं एक को। देखो ये जैसे मैंने बताया आपको पार्ट फर्स्ट में और ये फर्स्ट शेड्यूल में, और टॉपिक का नाम है यूनियन एंड टेरिटरी और उसका आर्टिकल्स कितने हैं इसमें 1 to 4। अब देखो ये 4 आर्टिकल देखने, तो एक एक को डिटेल में देखने यूनियन एंड टेरिटरी में। अब जैसे पहला आर्टिकल है यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा गया है, पहला जो आर्टिकल है ना उसमें दिया गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, मतलब नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। यूनियन जो कि सारी टेरिटरी और उसके नेम है, मतलब टेरिटरी ऑफ यूनियन, यूनियन के अंदर जितनी भी लैंड आती है उसके नेम्स दिए गए पहले आर्टिकल में। तो उसमें क्या क्या दिया है, अब पहले आर्टिकल के वापस सब टॉपिक है, मतलब पहला आर्टिकल में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और तीसरे में वापस 1 to 3। समझ गया? देखो यहाँ पे पहला आर्टिकल है उसमें दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है कि पहला आर्टिकल में इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसके नाम दिया गया है कि इंडिया का जो नाम है वो क्या है, इंडिया का नाम इंडिया भी है और भारत भी। दूसरा पॉइंट दिया गया बड़ा आर्टिकल में कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफिक इन द फर्स्ट शेड्यूल। ऐसे लिखा गया है कि ये जो सारे स्टेट है और यूनियन टेरिटरी इसको हमने फर्स्ट शेड्यूल में डाला गया है। तीसरा पार्ट है फर्स्ट आर्टिकल का, जिसमें लिखा गया है पहली चीज़ है तीसरे आर्टिकल में, मतलब पहले आर्टिकल में जो तीसरा पॉइंट है उसमें पहली चीज़ है यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, सारे स्टेट की जो टेरिटरी वो पहले आर्टिकल के तीसरे पॉइंट में, तीसरे टॉपिक में दूसरा पॉइंट है यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और तीसरा टॉपिक है सच एज अदर यूनियन टेरिटरी में भी एक्वायर, और बाकी कुछ यूनियन टेरिटरी जिसको हम अगर एक्वायर करते हैं फ्यूचर में वो इसमें लिखी गई। अब देखो इसको एकदम समझने की कोशिश करते हैं एक एक को। इसमें क्या लिखा गया देखो, पहला कि भारत जो है ना नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये पहला आर्टिकल पूरा आर्टिकल है। अब उसका पहला पॉइंट क्या है, ये बोलता है कि हमारा जो देश है ना उसका नाम क्या है, यूनियन भारत नाम है उसका, और उसका नाम इंडिया भी। तो उसका नाम भारत और इंडिया ऐसे क्यों लिया गया है, मतलब दो नाम क्यों लिए गए? देखो क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो हमारी चल रही थी डिबेट, उसमें कुछ लोगों ने बोला कि हमारा जो देश बनेगा नया, इसका नाम है ना हम ट्रेडिशनल नाम रखेंगे भारत। समझ गए? वाइल कुछ लोग क्या बोले, मॉडर्न नेम रखेंगे इंडिया। तो 2 गुट तैयार हो गए उसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में।
तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि भारत नाम रखना चाहिए, किसी ने बोला इंडिया नाम रखना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या कर दिया, दोनों का भी सुन लिया और मिक्स नाम रख दिया। बोला भारत भी रख दो, इंडिया भी रख दो, जैसा यूज़ करना है वैसे यूज़ करो। समझ गए? तो हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी। और जो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जो है ना भारत में क्या है, जो सारे स्टेट है उसका ये यूनियन है, मतलब एक बना सारे स्टेट के जो मतलब एक यूनियन है, उसके अंदर इतने स्टेट्स आते हैं। समझ गए? उसके बाद क्या है, दूसरा टॉपिक लिखा है कि ये जो सारी टेरिटरी ना इंडिया के अंदर, ये सारी टेरिटरी ना फर्स्ट शेड्यूल में डाली गई। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें ये सारे टेरिटरी यूनियन की जो सारी टेरिटरी वो उसमें डाली गई। और तीसरा पार्ट जो है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि टेरिटरी, इंडिया की जो टेरिटरी उसमें क्या क्या आता है। तो पहली चीज़ आता है स्टेट। समझ गए भाई आप? आर्टिकल पहले का जो तीसरा पार्ट है उसमें जो पहला उसमें तीसरा पार्ट जो है उसमें लिखा गया है कि इंडिया जो देश है उसमें कौन सी टेरिटरी आती। तो उसमें आता है, पहली चीज़ आती है स्टेट्स, दूसरी चीज़ आती है यूनियन टेरिटरी। जो 7th अमेंडमेंट जो आई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें डाला गया था कि यूनियन टेरिटरी भी इंडिया का मतलब पार्ट है। और तीसरी जो चीज़ है वो है मे एक्वायर्ड, मतलब ऐसी टेरिटरी जो आज के डेट में हमारे देश का पार्ट नहीं। समझ गए? जैसे अभी कल अगर हमने नेपाल को एनेक्स कर लिया, लूट लिया हमने नेपाल को, और हमारे देश में ऐड करना है, तो फिर कौन सा आर्टिकल के तहत उसको ऐड करेंगे? तो पार्लियामेंट में बिल आएगा। और पार्लियामेंट में तो ये तो बोलेंगे आर्टिकल जो पहला आर्टिकल है उसका जो पहला पार्ट है उसमें तो नाम लिखा गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया कि टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में डालनी, और तीसरे पार्ट में लिखा गया कि इंडिया की टेरिटरी, उसमें तो लिखा गया उन्होंने कि इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। और अगर ये तीसरा क्लॉज नहीं होता तो नेपाल को डालते कैसे? उसमें कुछ क्लॉज ही नहीं होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ऐसे कुछ क्लॉज ही नहीं लिखा होता कि अगर कल कोई लैंड आती है जो हम उसको एक्वायर कर लेते तो वो कहाँ डालेंगे? तो आर्टिकल फर्स्ट में डालेंगे। समझ गए भैया आप? क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट में यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है आर्टिकल फर्स्ट का, उसके अंदर तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि अगर कोई टेरिटरी जो आज हमारे देश का पार्ट नहीं, उसको अगर हम एनेक्स करके हमारे देश में डाल देते तो आर्टिकल फर्स्ट में आ जाएगा। किसमें? टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाएगा। समझ गया? तो ये था आर्टिकल फर्स्ट। अब देखो इसमें आपको बताता हूँ मैं, इतनी जो टेरिटरी थी ना वो इसके तहत आई। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, अभी जो इंडियन हमारा आर्टिकल फर्स्ट में वो इंडियन इस टेरिटरी में आती है, वो पार्ट ऑफ इंडिया है। बट जब वो शुरू में हमारा पार्ट नहीं थी, वो उसको हमने एनेक्स कर लिया था। जैसे अभी देखो दादर नगर हवेली, गोवा, दीव दमन, पौंडीचेरी और सिक्किम, ये फॉरेन टेरिटरी थी। अब आपको लग रहा होगा चलो ये तो इंडिया का पार्ट है और कैसे फॉरेन टेरिटरी? चलो मान लिया कि एक टाइम में ये इंडिया के कब्जे में भी नहीं होगी, पर लैंड मास तो इंडिया का है ना, तो फॉरेन टेरिटरी कैसे? फॉरेन टेरिटरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना फॉरेनर्स राज कर रही थी। समझ गया? जैसे ये दीव दमन, गोवा, ये आपको पता होगा ये पोर्तुगीज़ लोग यहाँ पे राज कर रहे थे, कुछ जगह फ्रेंच राज कर रहे थे। तो बाकी लोग जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए थे, अंग्रेजों ने हमें कॉलोनी बनाया और 1947 में छोड़ के चले गए। पर ये कुछ ये जो हरामी ना ये छोड़ के नहीं गए थे, इनको बाद में ना धक्के मार कर निकाल दिया था इंडिया ने। समझ रहे? तो जैसे गोवा में थे पोर्तुगीज़, ये तो बहुत लेट गए थे। तो ये जो यूनियन टेरिटरी ये पहले हमारा ये पार्ट नहीं थी, बाद में इसको हमने एनेक्स कर लिया था उनसे। समझ? कुछ लोग के साथ समझौता किया और कुछ को दंडा दिखा के पुलिस एक्शन करके कुछ को भगा दिया, और फिर बाद में जो 7th अमेंडमेंट आया तो उसके तहत हमारा इंडिया का पार्ट बन गई थी। अब समझ गया भाई ये पहला आर्टिकल क्या है? तो इसमें लिखा था मे एक्वायर। तो फिर हमने क्या कर दिया, जैसे इनको हमने उनसे एनेक्स कर लिया तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल लाया, उसमें 7th अमेंडमेंट लाया। तो हमने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमें अमेंड करना है, चेंज करना है। तो हमने चेंज किया और उसमें चेंज करके ये डाल दिया कि 7th अमेंडमेंट में ये डाल दिया कि आज से ये जो टेरिटरी ये मे एक्वायर्ड, मतलब ये आर्टिकल फर्स्ट के जो तीसरा पॉइंट है उसके अंदर जो सब टॉपिक है तीसरा, उसमें लिखा गया है कि अगर आप कोई अगर टेरिटरी एक्वायर करते हैं तो वो भी इंडियन का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 6 चीज़ें, ये 6 टेरिटरी 5 टेरिटरी ये आज से हमारा इंडिया का पार्ट होती, और फिर इसको हमने ऐड कर दिया था। समझ गए अभी आप? तो चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इट्स रादर दैन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखो जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका में क्या है फेडरेशन, मतलब यहाँ पे सेंटर जो है वो स्टेट मिला के सेंटर बनाया। मतलब क्या है कि स्टेट अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट थे, वो आए और फिर उन्होंने एक फेडरेशन बनाया, मतलब उन्होंने सब मिला के एक फेडरेशन बनाया। उन्होंने बोला कि हम एक सेंटर बनाते हैं और उसके बाद मतलब स्टेट तो रहेंगे। उन्होंने खुद जो जैसे अमेरिका को जब आज़ादी मिली थी स्टेट को, तो उनको लगा कि बाहर अगर हम इंडिविजुअल रहेंगे तो हम पे कोई टेरिटरी बाहर के आके फॉरेन पावर आके अटैक कर सकते हैं, इससे अच्छा हम एक देश बनाते हैं। तो ये जो सारे स्टेट थे अमेरिका के, ये साथ में आए और इन्होंने एक देश बनाया, मतलब इन्होंने एक सेंटर बनाया। तो उसको बोलते फेडरेशन, सब मिला के आए और उसको उन्होंने फेडरेशन बनाया। वैसे हमारे इंडिया में क्या पता है क्या, हमारे इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब ये जो स्टेट है ना हमारे इंडिया की, ये बाद में पहले यूनियन, पहले हमारा देश बना था, ये पहले यूनियन बना हमारा, उसके बाद में ये स्टेट्स ही। समझ गया? अब टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन क्या है, मतलब टेरिटरी अगर हम बोलते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है, सिर्फ स्टेट आता है क्या? नहीं, देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है, यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ ओनली स्टेट आता है। अगर कोई बोले यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ हम क्या बोलेंगे फिर
इससे सिर्फ स्टेट की बात चल रही। पर अगर कोई बोले टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है, उसमें आते हैं टेरिटरी, स्टेट भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी भी आती है, और ऐसी चीज़ें भी आती है जो हमने अभी हमारे देश में नहीं है, जो हम एक्वायर कर सकते हैं। समझ गए, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिलहाल हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी, टोटल मिला के 37 होता है। समझ गए आप। देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 9 यूनियन टेरिटरी कौन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दिल्ली, जो हमारा नेशनल कैपिटल है, इसको ना 1993 में एक एक्ट आया था पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से जो न्यू दिल्ली को हमारी नेशनल कैपिटल बनाया गया, और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। यहाँ पे एक्चुअली जो दिल्ली, वहाँ पे ना असेंबली होती है, वहाँ पे इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर चुन के आता है, एक काउंसिल होती है उसकी, मतलब उसके असेंबली होती है, वहाँ पे उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और वहाँ पे वो काम करवाता है। पर इसके पास फुल स्टेट का दर्जा नहीं है, इसके पास पावर के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे लैंड है, पुलिस है, यहाँ पे ना ये लिमिटेशन आ जाती है। ये दिल्ली सरकार के पास नहीं है, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, दिल्ली की जो पुलिस है वो सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरा अंडमान निकोबार, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे बस क्या है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, और वो जो होते हैं IAS IPS उस टाइप के लोग, उनसे काम करवाता है पूरे स्टेट का। लक्षद्वीप है, यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे नो चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर है। दादरा नगर हवेली, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर है। दमन एंड दीव, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर है। पौंडीचेरी देखो, अभी पौंडीचेरी का गेम ऐसा है, पौंडीचेरी एक जगह नहीं, ये देखो तमिलनाडु जो है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे पौंडीचेरी का हेडक्वार्टर, मतलब ये पौंडीचेरी है, और उसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आती है। यमन, ये देखो माहे, यमन आती है आंध्र प्रदेश में, माहे आती है केरला में, और ये 2 करिएकल और पौंडीचेरी, ये 2 आती है तमिलनाडु में। तो ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट बना के बनता है पौंडीचेरी। समझ गए आप, मतलब आप शॉक होंगे आपको, जब पता नहीं होगा। पहले मुझे जब फर्स्ट टाइम पता चला था तो मैं भी हैंग हो गया था कि मतलब हमारे देश में ऐसा एक यूनियन टेरिटरी, ऐसा एक स्टेट है जो यूनियन टेरिटरी ऐसा जो 3 स्टेट में बटा हुआ है, एक जगह नहीं, वो अलग अलग जगह के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब हमने इसको एक्वायर किया था ना, तो ये किस इनके पास था, फ्रेंच या जो है ना पोर्तुगीज, उनके पास था, तो अलग अलग जगह वो राज कर रहे थे, इसलिए उन तो वैसे है अभी वो। यहाँ का कल्चर अलग ही, यहाँ इसको अगर हम इसमें मर्ज कर देंगे ना तो कांड हो जाएगा। मतलब केरला का कल्चर अलग है, इन लोगों का कल्चर अलग है, ये डिस्ट्रिक्ट वालों का, तो इसलिए ये सब मिला के एक जगह से एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और इसका और दिल्ली का सेम गेम है, मतलब दिल्ली और इसका सेम गेम, मतलब कैसा है, यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इलेक्शन होता है, बट यहाँ पे पावर कम है। वैसे चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर है, वहाँ पे चंडीगढ़ में जो है हरियाणा और पंजाब है, इसका कैपिटल ही है दोनों स्टेट का, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे भी क्या है, चंडीगढ़ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं। जम्मू कश्मीर, अब देखो जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया हमने, 2 यूटी में डिवाइड कर दिया। एक यूटी का नाम यूनियन टेरिटरी का जम्मू कश्मीर, और दूसरे यूनियन टेरिटरी का नाम है लद्दाख। अब ये जो है ना, इसका गेम भी इसकी तरह है, दिल्ली पौंडीचेरी और इसके तरह। जम्मू कश्मीर जो होगा ना, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा, वहाँ पे MLA होंगे, वहाँ पे असेंबली होगी, बिल बनेंगे, पर वही मैंने बोला फुल स्टेट का दर्जा नहीं है, काफ़ी लिमिटेशन है। वैसे लद्दाख जो है ना, लद्दाख इन कैटेगरी में आता है, लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। तो इस तरह से 9 यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में। तो चलो ये देखो, इसमें लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है कि जो हमारे देश के जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी कवर बाय ईच ऑफ देम, ये सारे ना फर्स्ट शेड्यूल में लिखे गए। और बाकी जो यूनियन टेरिटरी, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ना इसको हमारे देश में ऐड कर दिया गया था। जैसे 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट समझ गए ना आप, कॉन्स्टिट्यूट को अमेंड करना मतलब क्या, उसको चेंज करना, पार्लियामेंट में बिल लाना, और बिल के तहत उसको क्या करना, पार्लियामेंट में बिल ला के सब लोग उसमें मतलब वोट करेंगे, और उसके हिसाब से उसको चेंज हो जाएगा। तो जितनी बार चेंज करेंगे उतना वहाँ नाम आएगा। देखो तो 10वीं बार 10 नंबर का जो हमने चेंज किया था, बाकी चेंज सिर्फ मतलब स्टेट के लिए नहीं, बाकी भी कुछ चीज़ें होती है, उसके लिए भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई। तो 10 नंबर का जो अमेंडमेंट आया था वो क्या था, वो था जो पोर्तुगीज थी उनके पास था। ये देखो यहाँ पे, ये दादर एंड नगर हवेली, ये दादर एंड नगर हवेली, ये जो जगह है ये पोर्तुगीज के पास थी। तो हमने क्या कर दिया था, 10वां अमेंडमेंट लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 10 नंबर का अमेंडमेंट, और उस 10 नंबर के अमेंडमेंट के तहत हमने ये जो दादर नगर हवेली, इसको हमने हमारे यूनियन टेरिटरी में ऐड कर दिया था। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये गोवा, दमन एंड दीव दमन एंड गोवा जो है, इसको 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1962 में इसको भी हमारे देश में ऐड कर दिया था। अब देखो मैंने जो बोला ना आपको, पौंडीचेरी, ये फ्रेंच, मैंने जैसे बोला ना, या ये पोर्तुगीज या फ्रेंच के पास था, तो फ्रेंच के पास था एक्चुअली, फ्रेंच के पास था पौंडीचेरी। जो अलग अलग मैंने हमें बताया ना, कार्यकाल, माहे, यमन, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना अलग अलग, ये हमने, और पौंडीचेरी, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है मिला के हमने एक पूरा इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिसका हेडक्वार्टर पौंडीचेरी में। तो पौंडीचेरी ना फ्रेंच के पास था, इसको भी हमने 1954 में हमारे देश में ऐड कर दिया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। समझ गए? तो ये था हमारा आर्टिकल फर्स्ट।
तो इसमें हमने ये जो सारी चीज़ें यूनियन ईस्ट की टेरिटरी, देखो यहाँ पे वापस एक बार आपको बताता हूँ, ऊपर तौर पे हमने यहाँ पे देखा आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा है कि हमारा देश का नाम है भारत और इंडिया, जिसमें जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये फर्स्ट शेड्यूल में है। और इसमें टेरिटरी मतलब इसमें कौन सी लैंड आती है, इसमें स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरी आती है और ऐसी चीज़ मतलब ऐसी लैंड भी आती है जो फिलहाल हमारे देश का पार्ट नहीं है, पर अगर हम कल इसको फ्यूचर में एक्वायर करते हैं तो ये भी आर्टिकल फर्स्ट में आएंगी। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 2, अब आर्टिकल 2 में क्या है, देखो आर्टिकल 2 में ये लिखा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन बी डन ऑर्डिनरी बिल एडमिट इनटू यूनियन। मतलब क्या है इसका मतलब ये देखो, कल जैसे मैंने आपको बताया कि एक नया हमें स्टेट बनाना है, जैसे कल नेपाल और हमारे झगड़े हो गए, नेपाल को हमने युद्ध कर लिया, उनको हरा दिया और हमारे इंडिया में मिला दिया। अब नेपाल जो है इनको हमारे इंडिया में मिलाना है, तो मिलाएंगे कैसे? अब मिलाएंगे कैसे? ऑर्डिनरी बिल बोला इधर, ऑर्डिनरी मतलब जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी होती, तो हम क्या करेंगे, अब नेपाल को मिलाना है तो उसके लिए हमारे जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर ना हमारी पार्लियामेंट में एक बिल लाएंगे। उस बिल में वो लिखेंगे कि अभी अभी हमने हमारे देश ने हमारा जो पड़ोसी देश है उसको उसकी जो टेरिटरी उसको एक्वायर कर लिया है। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है कि एक टेरिटरी एक्वायर किया तो उसको आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर वो ऐड करने की बात करेंगे। और पहला चीज़ होम मिनिस्ट्री क्यों, मतलब हमारे देश के होम मिनिस्ट्री क्यों बिल पास करेंगे, क्योंकि ये जो सारा मैटर ना यूनियन एंड टेरिटरी, ये जो लैंड का सारा मैटर ना ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आपने देखा होगा जब आर्टिकल 370 को जब रिवोक करने की बात चल रही थी तो पार्लियामेंट में जो सारा बिल वो सारा जो प्रोसेस चल रही थी ना वो सारे अमित शाह कर रहे थे। समझ रहे आप, क्योंकि वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है सारा मैटर, तो इसलिए ये अमित शाह ही बिल लाएंगे। और बिल कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा या ऑर्डिनरी बिल होगा? ऑर्डिनरी बिल होगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जरूरत नहीं, आप इस बात को समझिए। मतलब कल अगर हम पाकिस्तान को हरा देते हैं या नेपाल को हरा देते हैं और उनको अगर हमारे देश में ऐड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जरूरत नहीं, एक ऑर्डिनरी बिल पास करेंगे। अब यहाँ तक क्लियर है? बिल लाएंगे, उस बिल में वो लिखेंगे कि हमारा जो आर्टिकल 2 है उस आर्टिकल 2 में हमें पावर दी गई है कि नया कोई भी एक टेरिटरी हम अगर एक्वायर करते हैं तो उसको इंडिया में हम ऐड कर देंगे, ऐड करने की, समझ रहे क्या? पावर टू एडमिट अ न्यू एंड एक पावर है कि नया स्टेट बनाने की पावर भी आर्टिकल 2 में दी गई है और उसको हमारे यूनियन में ऐड करने की पावर भी किसकी है, आर्टिकल 2 में दी गई है। अब आर्टिकल 3 वो नहीं, देखो यहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट में यहाँ पे तो लिखा हुआ है, कहाँ गया वो, कहाँ गया, यहाँ पे देखो मैं एक्वायर, मतलब आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, आर्टिकल में फर्स्ट में सिर्फ नेम एंड टेरिटरी, आर्टिकल फर्स्ट में ये पावर नहीं दी गई कि इसको ऐड करना है तो आर्टिकल फर्स्ट के तहत करेंगे। समझ रहे आप? आर्टिकल फर्स्ट में क्या दिया है कि ये जो सारी यूनियन टेरिटरी मतलब हमारे देश में जो टेरिटरी उसमें भले वो यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो या कोई स्टेट एक्वायर्ड लैंड हो, उसका सिर्फ नेम वो लिखा गया है कि चलो वो लिखा जाएगा। देखो ये सिक्किम था, इसको हमने ऐड कर दिया था इंडिया में, ये पौंडीचेरी था, इसको ऐड कर दिया था इंडिया में, अभी इंडिया का पार्ट है। पर इसको ऐड करने की जो पावर है ना, एक्सटर्नल बोल रहा हूँ मैं, तो एक्सटर्नली कोई भी लैंड अगर एक्वायर करते जैसे नेपाल का एग्जाम्पल था तो गृह मंत्री बिल लाएंगे, उस बिल में वो लिखेंगे कि आर्टिकल 2 जो है उसने हमें पावर दी गई है पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट फिलहाल हमारी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप कोई भी एक्सटर्नल अगर लैंड है उसको अगर आप एक्वायर करते हो तो आप आर्टिकल 2 के तहत इसको आपके स्टेट में मिला सकते हो और उसको नया स्टेट बना सकते हो। समझ गए आप? तो नया स्टेट हम ऐसे करके नया स्टेट बना सकते हैं। तो आर्टिकल 2 में सारी बात जो कही गई ना, वो दो चीज़ आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 2 सिर्फ अप्लाई होता है एक्सटर्नल लैंड के लिए, मतलब जो ऑलरेडी हमारे देश में जो लैंड है उसके बारे में नहीं वो चीज़, वो एक्सटर्नल के लिए जो लैंड मास हम बाहर से मतलब जो लैंड है टेरिटरी जिसको बाहर से हम एक्वायर करेंगे वो वाली बात, वो चीज़। और दूसरी एक पहली चीज़ याद रखो, और दूसरी चीज़ याद रखो कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। ऑर्डिनरी बिल से मतलब क्या, ये पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बिल रखा जाएगा तो जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से हाफ से ज़्यादा लोगों ने अगर उसको वोट कर दिया तो बिल पारित हो जाएगा और वो टेरिटरी हमारे देश में एज ए स्टेट बन जाएंगी। समझ गए? इतना ही था। तो आर्टिकल 2 में दो पावर से, एक पावर है पावर टू एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा है पावर टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट। तो ये न्यू स्टेट बना सकता है और जो बाहर से जो हम ले सकते हैं, मतलब बाहर से जो नया स्टेट है उसको हमारे इंडिया में एडमिट करने का भी पावर इसमें। समझ गए? आर्टिकल फर्स्ट में क्या है पता है क्या, वो जो मैं एक्वायर ना, मतलब आर्टिकल फर्स्ट में बस लिखा होगा कि ये जो लैंड है जो हमने एक्वायर की ये भी हमारा इंडिया का पार्ट है, तो उसको ऐड करने का जो पावर है ना वो भी आर्टिकल 2 के पास है। मतलब बाहर की जो टेरिटरी उसको इंडिया में एडमिट करने का पावर भी इंडिया के पास है। समझ गए अभी आप? तो अगर कन्फ्यूजन होगा वापस बताता हूँ कि जैसे कि बाहर की कोई टेरिटरी जिसको हमने अगर एनेक्स कर लिया या वार में जीत लिया, उसको अगर जैसे पाकिस्तान को अगर कल हमने हरा दिया तो अभी इसको पाकिस्तान को हमारे देश में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पावर आर्टिकल 2 में वो पावर दी गई उसको हम हमारे देश में ऐड करेंगे और उसको एक अलग स्टेट बना देंगे, तो वो पावर भी आर्टिकल 2 के पास है। समझ गए? तो आर्टिकल 2 कंसर्न है अबाउट एक्सटर्नल टेरिटरी, मतलब एक्सटर्नल टेरिटरी को जब एक्वायर कर देते तब, इंटरनल को नहीं। अभी आप समझ गए होंगे। देखो अभी ये सिक्किम है,
उसका एग्जाम्पल है, ये जो सिक्किम था ना, ये ना पहले हमारे देश का पार्ट नहीं था, ये फॉरेन मतलब ये बाहर के जो, मैंने बताया ना आपको, दूसरे लोग यहाँ पे राज कर रहे थे। सिक्किम हमारे देश का पहले पार्ट नहीं था, पर बाद में हमने इसको हमारे देश में ऐड कर लिया था। तो सिक्किम की जो स्टेट असेंबली, इसने क्या कर दिया, 1947 में एक एक्ट पास कर दिया असेंबली में, उनकी जो विधानसभा है वहाँ से, और उसमें उन्होंने लिख दिया कि दिस एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम टू सीक द पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम इनटू इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर स्पीडली डेवलपमेंट ऑफ सिक्किम। तो इन्होंने क्या कर दिया, विधानसभा ने ऐसा बिल पास कर दिया कि सिक्किम के जो लोग हैं इनको ना पार्टिसिपेशन मिले कहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट में हमारे, किस लिए, जो सिक्किम है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब देखो ऐसा ये लोग थे, इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया था, यहाँ पे सिक्किम है, देखो ये छोटा सा टिप। अब फिर क्या हुआ, इन्होंने, हमारे देश ने क्या कर दिया फिर, यूनियन पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लेके आए। उस अमेंडमेंट का नाम है 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट के तहत इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ना सिक्किम को ना एसोसिएट स्टेट बना दिया, एसोसिएट स्टेट हमारे देश का। पर बाद में क्या हुआ, इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने बोला कि हमें एसोसिएट स्टेट क्यों बना दिया, क्योंकि ये पहले यूनियन टेरिटरी था सिक्किम, ये पूरा हमारा स्टेट नहीं था। फिर 36 अमेंडमेंट वापस लेके आया पार्लियामेंट, और उसके बाद सिक्किम को ना वापस स्टेट का दर्जा दे दिया, समझ रहे। तो सर, तो 26 अप्रैल 1975 में ये 36 स्टेट बना था हमारा देश का, सॉरी 36 अमेंडमेंट के तहत ये स्टेट बना था हमारे देश का, कौन, सिक्किम। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, ये जो है सिक्किम, इसको जो स्टेट का दर्जा दिया गया था वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया था, ये आर्टिकल 2 के तहत दिया गया था, समझ गए आप। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने 2 आर्टिकल देख लिए, अब आर्टिकल तीसरा देखते हैं। अब तीसरे आर्टिकल में वही चीज़ जो आर्टिकल 2 में क्या था, एक्सटर्नल, मतलब आर्टिकल 2 में हमने ये देखा कि अगर हम कोई एक्सटर्नल टेरिटरी उसको अगर एक्वायर कर लेते हैं, तो उसको अगर हमारे देश में मिलाना है हमें, तो आर्टिकल 2 से हम उसको मिला सकते हैं। और आर्टिकल 3 में ये लिखा गया है कि हम अगर कोई इंटरनल टेरिटरी, जैसे हमारे देश का कोई ऑलरेडी पार्ट, जैसे महाराष्ट्र है, तो अगर कल महाराष्ट्र अगर कल बोलता है कि हमें ना ये जो विदर्भ है उसको अलग स्टेट बनना है, उसको हमारे अलग स्टेट बनना है, तो अगर कोई भी स्टेट है उसके, अगर कोई भी स्टेट है उसकी अगर साइज़ है, एरिया अगर उसको इंक्रीज़ करना है, उसका एरिया घटाना है, इसकी बाउंड्री को अल्टर करना है, जैसे अभी कल अगर हम बेलगांव है जैसे, तो वो किसी और कर्नाटक को दे रहे हैं या कर्नाटक हमें दे रहा है, तो बाउंड्री को अल्टर करना पड़ेगा ना। या कोई हमारा विदर्भ है वो मध्य प्रदेश में ऐड करवाते हैं, समझ रहे। तो अल्टर मतलब ऐसा अल्टर करवाना है, या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, समझ गए। कल अगर हमें कोई भी स्टेट है हमारे देश का, उसको अगर सेपरेट करना है, देखो सबसे पहले तो ये सेपरेट 2 स्टेट में सेपरेट करना है, या 2 सेपरेट हुए वाले स्टेट जो है उसको मिलाना है, समझ रहे। या यहाँ पे देखो 2 यूनियन टेरिटरी को मिलाना है, या एक स्टेट को 2 स्टेट में बांटना है, या समझ रहे क्या, या एक स्टेट को एक यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट में डिवाइड करना है। ऐसा अगर करना है तो ये सारी जो पावर है ना, ये आर्टिकल 3 में आती। नेम भी चेंज करना है किसी स्टेट का, ये थी। तो मुझे एक बात बताओ, अभी जो हमारे जम्मू कश्मीर है उसमें जो कांड हुआ था, तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो कांड कर दिया था, मतलब इन्होंने इस जम्मू कश्मीर को जो 2 स्टेट में 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया था, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो किस स्टेट के किस आर्टिकल को यूज़ करके किया था, पता है क्या, आर्टिकल 3 को यूज़ करके किया था, समझ गया। तो आर्टिकल को 3 को यूज़ करके हम हमारे स्टेट के कोई भी स्टेट है, हमारा देश का कोई भी स्टेट है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं, या एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया घटा सकते हैं, किसी और स्टेट के साथ एरिया अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री उसकी, या उसका नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, मद्रास था हमारा जो तमिलनाडु, उसका नाम था मद्रास 1969 तक। उसके बाद उसका नाम हमने चेंज कर दिया तमिलनाडु, कब, आर्टिकल 3 के अंदर, समझ गए आप। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 3 के अंदर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नया स्टेट बना सकते हैं सेपरेटिंग एनी स्टेट को डिवाइड करके, उसके बाद एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया घटा सकते हैं, बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं, और नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 में दी गई। अब हम एक बार देख लेते हैं। देखो स्टेट जो चेंज करते ना, ये अंडर दे, ये देखो एक्ट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, 1956 में आया था। इसके तहत हम हमारे देश के जो स्टेट्स हैं उसका नाम चेंज करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिखा है 1950 में क्या होता है, यूनाइटेड प्रोविंस जो स्टेट था, कौन से नाम चेंज किए गए अब तक। क्वेश्चन आ सकता है ना कि हमारे देश में कौन से स्टेट है, ये नीचे का स्टेट है इसका नाम चेंज हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस, ये पहले नाम था 1950 में उत्तर प्रदेश का, बाद में उसका उत्तर प्रदेश नाम किया गया। उसके बाद 1969 में मद्रास का जो नाम तमिलनाडु किया गया। 1973 में मैसूर, अभी जो कर्नाटक है उसका नाम मैसूर था, बाद में उसका नाम कर्नाटका किया गया। 2006 में ये पुदुचेरी नाम था उस यूनियन टेरिटरी का, उसका पौंडीचेरी कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे पुदुचेरी हो गया, एक्चुअली पौंडीचेरी कर दिया है पुदुचेरी का, तो उसका भी पौंडीचेरी नाम है। 2007 में उत्तरांचल जो स्टेट था, अभी उसका नाम उत्तराखंड है, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल है। और 2011 में ये उड़ीसा जो नाम था ना, उसका नाम उड़ीसा, अब उड़ीसा नाम में पहले उड़ीसा नाम था, समझ गए आप। देखो यहाँ पर दिया है। और ये चेंज कैसे करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से, मतलब पार्लियामेंट में बिल पास किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, उसमें जितने लोग प्रेजेंट हैं वो लोग, प्रेजेंट जो लोग हैं
वो लोग वहाँ पे मेजोरिटी से जितने लोग प्रेजेंट उसमें से 50% ज़्यादा मेजोरिटी अगर उस चीज़ के लिए वोट कर दे तो वो नाम वाम चेंज हो जाता है। तो आर्टिकल 3 में 2 कंडीशन दी गई, देखो फॉर्मेशन नए स्टेट बनाने के लिए। इंटरनल जो स्टेट, हम इंटरनल की बात करें, एक्सटर्नल की नहीं। आर्टिकल 3 में इंटरनल अगर कोई हमें स्टेट में कोई चेंज करना है, कोई छेड़खानी करनी, नाम वाम चेंज करना, कोई भी करना है, तो उसके लिए ना रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। तो पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें तभी कर सकती है अगर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन कर दी, मतलब प्रेसिडेंट बोले कि हाँ ये चीज़ कर दो आप, तो वो एक लिमिट मतलब कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट शैल बिफोर गिविंग द रिकमेंडेशन रेफर द बिल टू लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विच इज गोइंग टू अफेक्टेड बाय चेंजिंग द प्रपोज्ड बिल। मतलब जैसे कि अगर अभी मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश को तोड़ के ना छत्तीसगढ़ बनाया गया 2003 में। जब मध्य प्रदेश को तोड़ा गया था ना, तो प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया था, प्रेसिडेंट ने हमारा जो पार्लियामेंट है उसको रिकमेंड किया कि आप इस स्टेट को, ये जो स्टेट है बहुत बड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आप इसको 2 हिस्से में बांट दो। इसका छत्तीसगढ़ में एक स्टेट बनाओ जिसका नाम छत्तीसगढ़ होगा, एक का मध्य प्रदेश होगा। और फिर पार्लियामेंट में क्या कर दिया, वो बिल ला दिया। पर एक चीज़, वो बिल जब पास होने से पहले वो बिल है ना प्रेसिडेंट ने लिया और वो जो स्टेट है उस स्टेट को दिया देखने के लिए कि देखो ये बिल हम ला रहे हैं और उससे ऐसे चेंज हो रहे हैं। मतलब 2 कंडीशन है। अगर आपको आर्टिकल 3 के अंदर किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका अगर अल्टर बॉर्डर अल्टर करना है, नाम चेंज करना है, एरिया बढ़ाना है, एरिया घटाना है, या इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो वो आपको उस स्टेट को रेफर करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट उस स्टेट को बताएंगे कि ये भाई साहब हम आपके साथ ये कांड करने जा रहे हैं, और उसको टाइम देंगे कि आप इस पे ना स्पेसिफाई, देखो एक्सप्रेस अपना व्यू एक्सप्रेस करने के लिए आप अपना बताओ, नज़रिया बताओ कि आप इससे खुश हो या खुश नहीं हो। तो उसके लिए ना उनको टाइम देंगे प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को। और वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो व्यू है वो बाउंड नहीं करता। मतलब अगर कोई स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश अगर बोलता कि हमें नहीं चेंज करना, उसको 2 स्टेट नहीं बनाना, तो भी मध्य प्रदेश का जो व्यू है ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब पार्लियामेंट ने जो करना है वही करेगी, स्टेट का जो व्यू है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। पर स्टेट को बताना जरूरी, इसलिए जो आर्टिकल 370 हटाया गया ना कश्मीर में, वो ना गेम करके हटाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वो स्टेट को बंद कर दिया, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया कश्मीर में, और फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल 3 क्या बोलता है, पार्लियामेंट उन्होंने प्रेसिडेंट की जो प्रायर परमिशन ली होगी, बट उन्होंने ना वो जो स्टेट लेजिस्लेचर था उस देश का, मतलब उस स्टेट का, वहाँ पे तो क्या, वहाँ पे फिलहाल उस टाइम पे क्या था, गवर्नर रूल लगा हुआ था। तो उन्होंने ना वो बिल वहाँ पे, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे भेजा ही नहीं, समझ रहे। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, अमित शाह ने, उन्होंने बिल ला दिया पार्लियामेंट में, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि हम स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उनको कि भाई साहब ये आपने, प्रेसिडेंट ने ये जो चीज़ है उस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजी नहीं। तो अमित शाह जी ने बोला कि वहाँ पे स्टेट एक्टिव ही नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं वहाँ पे फिलहाल, वहाँ पे ये चल रहा है फिलहाल, प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है वहाँ पे, गवर्नर रूल बोलते हैं कश्मीर में, गवर्नर रूल चल रहा था। तो लोगों ने वही बोला कि फिर आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की, एक बार इलेक्शन करवाते, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ जाती, फिर आप उनको भेज देते। पर इनको पता था अमित शाह को कि अगर वहाँ पे भेजेंगे तो वो लोग धिंगाना कर देगा और वो बिल पास ही नहीं हो पाएगा, आर्टिकल 370 हटा नहीं सकते, इसलिए इन्होंने झोल करके आर्टिकल 370 को हटाया, जो कि ज़रूरी भी था। और पर उसमें काफ़ी चीज़ें हुई थी गलत, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वगैरह हुआ था, वो छोड़ो, चलो आगे चलते। फिर ये था आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 तक हमने देख लिया। देखो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 में लिखा है एनी लॉ रेफर टू आर्टिकल 2 और 3 shall contain such a provision for the amendment of first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to provision of law and may be contain such a supplemented incidental and consequential provision। दूसरी लाइन लिखी गई है कि देखो यहाँ पे दूसरी लाइन लिखी है कि इसको ना जब हम नया स्टेट वगैरह ऐड करते हैं तो आर्टिकल 4 में ऐसे लिखा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 इन दोनों में अगर आपको कुछ भी करना है तो उसको आर्टिकल 378 जो कि बोलता है कि अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको आर्टिकल 368 के तहत नहीं ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो यहाँ लिखा गया है कि बिल कैन बी पास विदाउट रिस्टोरिंग एनी स्पेशल प्रोसीजर। मतलब आर्टिकल अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी होती ना, तो अमेंडमेंट के लिए ना आर्टिकल 368 है। इस 368 के बाद में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कैसे करना है, बिल कैसे लाना है, कैसे चेंज करना है। तो इसमें लिखा गया है कि भले आप अगर कोई बिल पास करते हो पार्लियामेंट में, किसके लिए, आर्टिकल 2 और 3 को यूज़ करके लैंड टेरिटरी के चक्कर, मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई बिल पास करते हैं पार्लियामेंट में तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, उसको एक ऑर्डिनरी बिल के तहत लिया जाएगा, उसको अमेंडमेंट के तहत नहीं लिया जाएगा, समझ गए। तो स्टेट का नेम भी चेंज किया जा सकता है बिना अमेंडमेंट किए गए, समझ गए आप। तो जो आर्टिकल 2 और 3 है, आर्टिकल 4 में ऐसे लिखा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में यूज़ करके आप कुछ भी करो तो उसके लिए 368 को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मतलब अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है। तो ये था आर्टिकल 4। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 देख लिए, और जो पहला पार्ट था यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट फर्स्ट, ये देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो नए स्टेट बने थे हमारे
इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, वो कौन से और कब कब बने थे? देखो 1960 में। अब 1960 से पहले जो हमारा अभी महाराष्ट्र और गुजरात जो है हमारे देश का, ये पहले एक स्टेट हुआ था, उसका नाम था बॉम्बे। समझ रहे? ओरिजिनली हमारे पास जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, हमारे पास 14 स्टेट थे। अब जो 28 है ना, तब 14 थे, और 6 यूनियन टेरिटरी थी, अब 9 नहीं। समझ गए आप? तो ऐसे कैसे कैसे बनते गए, कैसे कैसे न्यू स्टेट फॉर्म हुए, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हम देखने इसमें कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब देखो, ये अमेंडमेंट एक्ट मतलब यहाँ पे अमेंडमेंट का पर आर्टिकल 368 को टच नहीं करता। समझ रहे हैं ना आप? अमेंडमेंट है पर वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता। तो सबसे पहले 1960 में जो था ना, वो बॉम्बे स्टेट था। बॉम्बे स्टेट को ना 1960 में डिवाइड कर दिया 2 स्टेट में, तो एक बना महाराष्ट्र, एक बना गुजरात। तो ये जो है 2 सेपरेट स्टेट बनेंगे। और ये कितने 14 स्टेट थे। अब ये 14 नंबर का फॉर एग्जांपल, तो और एक बढ़ गया, तो कितना नंबर का बढ़ गया? वो 15 नंबर का स्टेट हो गया। मतलब टोटल नंबर स्टेट हो गए 15। 61 में दादर नगर हवेली, इसको यूटी बना दिया गया। समझ रहे? 10वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इनको स्टेट बनाया गया सेपरेट, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1962 गोवा, दीव दमन, इन दोनों को ना 12th अमेंडमेंट एक्ट के तहत पुलिस एक्शन करके, पुलिस एक्शन मतलब का, इनको बोला, यहाँ पे पुर्तगीज लोग थे, इनको बोला भाई सब छोड़ के जाओ, ये माने नहीं। फिर इनको डंडे से प्यार से समझाया गया, और ये जो 3 यूनियन टेरिटरी बना गई, गोवा, दीव दमन। बाद में दीव दमन को ज्वाइन अभी वो दोनों मिला के एक ही 1962 में वापस क्या, पौंडीचेरी। फ्रेंच थे, फ्रेंच ने ये, इनको पता चल गया कि इन लोगों ने ना पोर्तुगीज़ को कुछ ज़्यादा ही प्यार से समझाया है पुलिस के डंडे से। फिर पोर्तुगीज़ ने खुद होके हैंड ओवर कर दिया इंडिया को 1954 में। क्या, पौंडीचेरी हमें, पुदुचेरी था उसका नाम उस टाइम पे, वो हमें हैंड ओवर कर दिया था 1954 में। फिर 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने 14 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ना यूटी बना लिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके बाद 1963 में ये स्टेट ऑफ नागालैंड, मतलब पहले यूटी था, इसको हमने अलग से नागालैंड को 16 स्टेट ऑफ इंडियन इसको स्टेट बनाया गया। बाद में पहले एक ही स्टेट हुआ करता था, पंजाब। तो 1966 में क्या हुआ, पंजाब के 2 वापस एक हरियाणा बनाया गया, वहाँ से हरियाणा को 17 नंबर का स्टेट बनाया गया। और चंडीगढ़ जो है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया पंजाब से। पहले हरियाणा 1966 तक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ एक ही था, तो इसको 1966 में हरियाणा को स्टेट बनाया गया। और कितने अमेंडमेंट एक्ट के तहत इधर दिया गया, वो नहीं दिया गया, इस 17 नंबर का स्टेट बना और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब देखो हिमाचल प्रदेश 1971 में, हिमाचल प्रदेश को का क्या कर दिया, गेट स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, इट गेट्स द स्टेटस ऑफ स्टेट। यूनियन टेरिटरी से इसको, एक्चुअली पहले यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश, बाद में इसको स्टेट बनाया गया। उसके बाद अब ये जो है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को ना 1972 में 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 के जो 27 अमेंडमेंट एक्ट आया था पार्लियामेंट में, उसके तहत मणिपुर को 19वां, त्रिपुरा का 20वां और मेघालय को 21वां ऐसे स्टेट का स्टेटस दिया गया, इनको स्टेट बनाया गया। सिक्किम 1975, मैंने बताया था आपको, सिक्किम को शुरू में ना ये 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 ना, इससे पहले 35 अमेंडमेंट एक्ट में इसको ना एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, पर बाद में इसको रिपील स्टेटस को निकाल दिया गया था, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था गवर्नमेंट का और वहाँ पे एग्रेशन हुआ था सिक्किम में। तो बाद में फिर इसको ना स्टेट का दर्जा दिया गया 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और ये 22 राज्य बना हमारे देश का। बाद में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, एक मिनट कहाँ गया वो, ये देखो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड दीव दमन। अब 1987 में मिजोरम को 26 स्टेट बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को 24 स्टेट बनाया गया और गोवा को 25 स्टेट बनाया गया, और दीव दमन को एक सेपरेट यूटी बनाया गया। समझ गए? मतलब 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको 23rd, 24th और 25 ऐसे स्टेट बनाया गया, और दीव दमन को अलग सेपरेट यूटी बनाया गया 2000 में। अब 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 स्टेट है ना, ये याद रखो आप। ये देखो, ये आपको पता होगी, ये जो स्टेट है आपका बर्थ इसी टाइम का होगा आप लोगों का, इसके आसपास में। तो आप लोग जब जन्मे थे ना, उस टाइम पे ना मध्य प्रदेश स्टेट था, उसको छत्तीसगढ़ बनाया गया। उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश से और एक स्टेट निकाला गया, मध्य प्रदेश को नहीं छत्तीसगढ़ बनाया गया एक्चुअली, मध्य प्रदेश से और एक स्टेट निकाला गया, मतलब उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड किया, उत्तराखंड जो का अभी उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश, और बिहार से निकाला गया झारखंड। समझ गया? मतलब 2000 साल, मतलब ये जो गैंग्स ऑफ वासेपुर हम देखते हैं झारखंड, वो उस टाइम पे झारखंड नहीं था एक्चुअली, वो बिहार दिखाया गया है उसमें। देखो झारखंड नहीं दिखाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जैसे उसमें दिखाया गया है उस मूवी में गैंग्स ऑफ वासेपुर में, कि वो जो है ना रांची वगैरह वहाँ पे सारा चीज़ करते हैं, और वो बोलते हैं कि बिहार में, रांची में ऐसे वैसे। तो आपको लग रहा होगा रांची तो झारखंड में, तो बिहार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो स्टोरी, जबकि मतलब स्टोरी दिखाई गई उन्होंने उस टाइम पे 2000 से पहले वाली स्टोरी दिखाई गई उन्होंने, तो उस टाइम पे वो बिहार जो है ना, वो झारखंड जो है वो बिहार स्टेट था एक्चुअली, झारखंड नहीं था, तो वो बाद में बना था। तो इस तरह से 2000 साल में 26, 27, 28 ऐसे 3 स्टेट बने गए अकॉर्डिंगली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और उसके बाद सबसे लास्ट में अब भी
लेटेस्ट 2014 में ना तेलंगाना जो है वो स्टेट बनाया गया। तेलंगाना 2029 स्टेट बनाया गया था तेलंगाना हमारा, जिसको बाद में ये जो मर्ज विथ आंध्र प्रदेश 1956 में आंध्र प्रदेश का ये 1956 से ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था। 2014 में इस तेलंगाना को अलग स्टेट बनाया गया। तो इस तरह से हमारे देश में 19 स्टेट थे। बट हुआ क्या अभी क्या हुआ 2019 में क्या हुआ, हमारे देश के जो ये क्रम 2019-20 में ये हो गया कि जो जम्मू कश्मीर था, जो हमारा स्टेट था, जो 29 स्टेट थे ना, उसमें से एक स्टेट था जम्मू कश्मीर, उसको हमने 2 यूटी में बाइफरकेट कर दिया। यूटी मतलब क्या, यूनियन टेरेटरी में। एक को बनाया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी, दूसरे को बनाया लद्दाख। एक को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी, दूसरे को बनाया लद्दाख। अब इसमें क्या होगा, इसमें चीफ मिनिस्टर होगा, इसको इलेक्शन होगी, पर यूटी रहेगा, यूनियन टेरेटरी रहेगा, पावर कम होगी, ज़्यादातर पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वैसे ही लद्दाख जो है, लद्दाख को यूटी बनाया गया जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो अभी 29 स्टेट थे, अब स्टेट कितने हो गए, फिर 28 हो गए, एक स्टेट कम हो गया ना, इसको 2 पार्ट में यूटी में बना दिया। और पहले यूटी थी 7, अब 2 यूटी बढ़ गई तो 9 यूटी हो गई, समझ गए। तो अभी हमारे देश में 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरी। तो चलो अभी देखो, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और एक देख लो, इतने हमारे देश में स्टेट है। अभी ये स्टेट है हमारे देश में 28, समझ गए। चलो आगे, उसके बाद देखो स्टेट रीनेम, ये मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। ये उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, उड़ीसा, ये जो सारे स्टेट हैं, एक्चुअली इनके नाम पहले ना ऐसे थे, ये बाद में फिर ऐसे बने थे, बाद में चेंज किया, हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था। इस तरह से हमने जो दूसरा पार्ट था, नए स्टेट कब बने हमारे देश में और कैसे बने और उनका नाम कैसे चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें देख ली। अब कुछ देखते कमेटी, देखो क्वेश्चन आएगा आपको, बस आपके लेवल पे इतने क्वेश्चन आएगा कि नीचे दी हुई कमेटी किससे रिलेटेड है। धार कमेटी, JVP कमेटी एंड फैजल अली कमीशन। ये जो कमीशन और कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो है ना, ये हमारा जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट है उससे रिलेटेड है। मतलब ये कमेटी जो थी, ये इनको बनाया गया था, इनको पूछा गया था, जैसे कि ये धार कमेटी, इनको पूछा गया था कि हमें अब नए नए स्टेट बनाने हैं तो क्या करना चाहिए। तो धार कमीशन जो है, इसने बोला था कि हमें जो नया स्टेट बनाना है ना, ये इसको ना ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से नया स्टेट बनाओ, रादर दैन द लिंग्विस्टिक फैक्टर, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से नया स्टेट नहीं बनाना चाहिए, ये बोला गया था धार कमीशन ने। उसके बाद दूसरा कमीशन आया तो उसका नाम था JVP कमेटी। तो इसने क्या कर दिया, इसने जो लैंग्वेज है एज द बेसिस ऑफ फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसने बोला कि लैंग्वेज के हिसाब से तो स्टेट बनने नहीं चाहिए। फिर बाद में वो स्टेट एक्चुअली बाद में फिर देश का टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज के अगर हिसाब से आप बनाओगे तो बाद में अलग अलग समझ रहेगा, वो स्टेट आगे चल के देश के लिए खतरा हो जाएगा। वो लैंग्वेज के हिसाब से मतलब यूनिटी हो जाएंगे लोगों की, और वो बोलेंगे अलग देश की मांग करेंगे। और तीसरा जो स्टेट था, कमीशन था, उसका नाम था फजल अली कमीशन। इसने क्या कर दिया था, एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट बट नॉट वन लैंग्वेज वन स्टेट। इसने बोला था लैंग्वेज के हिसाब से आप स्टेट बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं बन सकता, मतलब एक लैंग्वेज के हिसाब से एक स्टेट नहीं बना जा सकता। तो इसके हिसाब से इसकी जो रिकमेंडेशन है वो नेहरू को सही लगी। तो फिर उसको ना इसने अपना 1955 में अपना कमीशन जो था उसका रिपोर्ट सौंपी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 1953 में एक्चुअली नेहरू अपॉइंटेड स्टेट कमीशन, मतलब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया था। 3 मेंबर थे, और उसका जो ये था रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उसका चेयरमैन था कमीशन का। तो उसने ये रिपोर्ट सौंपी थी नेहरू को 55 में। 53 में नेहरू जी ने कमीशन अपॉइंट किया था, ये वाला फजल अली वाला। तो फजल अली ने 55 में रिपोर्ट सबमिट की, उसके हिसाब से स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट बना था। स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट बना, पार्लियामेंट में उसको पास किया गया 1956 में, और उसके तहत हमारे देश में डिक्लेयर किया गया कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी। समझ गया। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हमें आज़ादी मिली थी ना, उस टाइम पे हमारे देश में ना 552 रजवाड़े थे। आपको बताया था मैंने कि ये जो रजवाड़ी मतलब क्या, प्रिंसली स्टेट थी, राजे रजवाड़े, और बाकी जो थे वो ब्रिटिश इंडिया था, मतलब ब्रिटिश, जहाँ पे ब्रिटिश लोग का राज है। अब 552 जो रजवाड़े थी, उसमें से जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है सबको इंडिया में मिलाने के लिए। तो इन्होंने ना सबको बाटली में उतार लिया और सबको इंडिया में मिला लिया। पर जो 3 स्टेट थे ना, उन्होंने बहुत उंगली की, वो इंडिया में आने से मना कर दिया इन्होंने। पहला था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, और तीसरा था जम्मू कश्मीर। इन्होंने इनिशियली रिफ्यूज कर दिया। इन्होंने बोला ना हमें पाकिस्तान में जाना है, ना इंडिया में आना है, हमें खुद का अलग देश बनाना है। अब आप खुद सोचो, इंडिया का अंदर अगर हैदराबाद नाम का देश होता तो हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना खतरा होता। जूनागढ़ जो है वो कितना ही होता, और कश्मीर तो ऊपर है पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो फिर हमने क्या कर दिया, 1947 में तो ये हमारे देश में ऐड नहीं हुई। 48 में 1 साल बाद हमने क्या कर दिया, हैदराबाद में ना पुलिस फोर्स भेजी। इनको जो वहाँ पर नवाब था, इसको ना बहुत धोया पुलिस ने, फिर इसको एनेक्स कर लिया हमने, लूट लिया, हमारे देश में ऐड कर दिया। दूसरा था जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया, मतलब वहाँ की जो जनता थी उनको पूछा गया
कि आपको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में जाना है या अलग रहना है, तो वो तो लगभग 90% लोग, 90% से ज़्यादा लोगों ने बोला हमें इंडिया में रहना है, तो इसको भी हमने इंडिया में ऐड कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में कहा, इसने फिर भी इनिशियली, ये जम्मू कश्मीर का जो राजा था, राजा हरि सिंह, बहुत हरामी था वो शुरू में, इसने हमें ऐड ही नहीं हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, 1948 में ना पाकिस्तान ने उन पर धावा बोल दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान को क्या लगा, इंडिया ने जैसे हैदराबाद को लूट लिया पर पुलिस भेज के, वैसे हम हमारी मिलिट्री भेज देंगे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, इसको हमारे अंदर मिला लेंगे। पर जैसे हरि सिंह को पता चला कि पाकिस्तान वाले हमें ये करने वाले, पाकिस्तान वाले हमें लूटने वाले, यहाँ हम पे आक्रमण करने वाले, हरि सिंह आया नेहरू को मिलने, और नेहरू जी को बोला हरि सिंह ने कि भाई साहब हमें शरण दो। नेहरू ने बोला मैं आपको पूरा प्रोटेक्शन देता हूँ, बट आप एक काम करो, आप हमारे इंडिया में मिल जाओ और हमें इंडिया का स्टेट बन जाओ। उसने बोला नहीं नहीं, हमें इंडिया का स्टेट नहीं मिलेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर नेहरू ने एक सोल्यूशन है, नेहरू ने बोला आप एक काम करो, हमारे साथ एक ट्रीटी साइन करो, ट्रीटी में ये लिखो कि आज से कश्मीर का जो है डिफेंस कम्युनिकेशन, और ये जो डिफेंस कम्युनिकेशन और क्या था तीसरी चीज़, डिफेंस कम्युनिकेशन और ये फॉरेन पॉलिसी, ये जो है ना, ये 3-4 चीज़ें, 2-3 चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें ना, ये इंडियन गवर्नमेंट के पास हम सौंप देते हैं। मतलब हम इंडिपेंडेंट है जम्मू कश्मीर, पर ये जो 3 चीज़ें ना, डिफेंस कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, ये जो सारी चीज़ें, ये चीज़ें हम इंडियन गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, उनको दे देते हम हमारी टेक केयर करने के लिए। तो ये टीटी साइन हुई। और फिर नेहरू ने बोला अगर आप ऐसा साइन करते हो तभी हम, अगर कल अगर पाकिस्तान बोलेंगे आप क्यों बीच में कूद रहे हो, हम इसको लूट रहे हैं, आपको क्या लेन देना, जम्मू कश्मीर तो अलग है, तो हम उनको दिखा सकते हैं कागज़ के भाई साहब इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो फिर ये ऐसी टीटी साइन हुई, और वो जो टीटी थी उसी को बोला जाता है आर्टिकल 370। वो टीटी को आर्टिकल 370, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के अंडर डाला गया था। समझ गया भाई आर्टिकल 370 क्या था? तो आर्टिकल 370 मीन्स क्या था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 370 उसमें लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह ने इंडिया को संभालने के लिए दिया था बस। समझ गए भाई आप? और ये ट्रीटी हुई थी इंडिया के बीच में, तो इंडिया ने इंटरवेंशन किया और कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। और बाद में अभी 2019-20 में हमने ये ट्रीटी को रिवॉक कर दिया, मतलब निकाल दिया हमने इसको, इन फंक्शन मतलब इसको निकालने दिया एक्चुअली, इसको डिसफंक्शन कर दिया। और हमने बोला आज से ये जो कश्मीर है हमारा ही पार्टी। तो टेक्निकली जो अभी ये जो हुआ है ना मिलन, ये मतलब आप खुद सोचो, अभी ये राजा हरि सिंह, ये हमारा स्टेट नहीं था, ये हमें संभालने के लिए दिया गया था, ना पाकिस्तान का था, इंडिपेंडेंट थे। इसलिए कश्मीर के लोग इसको विरोध कर रहे थे, इसलिए इनको ना वो पुलिस फोर्स करके, मतलब उनको कर्फ्यू लगा के इसको ऐड करना पड़ा। समझ गए आप? तो ये था 370 का इशू। तो इस तरह से हमने देखो ये भी हमने देख लिया। देखो हाँ, इसमें ये वही चीज़, सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट जो की जाती है ना, वो सिंपल मेजोरिटी से की जाती है, 368 के तहत नहीं की जाती। तो वही चीज़ नोट ये देखो, पढ़ लो आप इसको, वही हमने पढ़ा है जो वही लिखा है। तो इस तरह से हमने ये 3 टॉपिक जो थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर के, इसको हमने देख लिया। तो इस तरह से हमने हमारा जो पहला चैप्टर था, पहला यूनिट था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, उसके अंदर जो 5वां नंबर का चैप्टर था यूनियन इट्स टेरिटरी, इसमें हमने 1 to 4 सारे आर्टिकल्स देख लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।